जून की 24 तारीख है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उम्मीद पोर्टल जो वक्फ तरमीमी बिल यानी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो पार्लियामेंट में पास होने के बाद ये तय पाया कि उम्मीद पोर्टल में हर वक्फ अपना अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, यानी कि जितने पुराने वक्फ हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड रिकॉर्डेड हैं एनरोल्ड हैं वक्फ बोर्ड में, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो कानून ये पास हुआ कि जितने भी एनरोल्ड रिकॉर्डेड रजिस्टर्ड वक्फ जायदाद वक्फ प्रॉपर्टीज़ वक्फ स्टेट्स हैं पश्चिम बंगाल में और बाकी दिगर जितने स्टेट्स हैं इंडिया में, उसमें हर स्टेट अपने अपने स्टेट में वक्फ बोर्ड के अंडर में उम्मीद पोर्टल में अपनी जायदाद आज के दिन उस जायदाद का स्टेटस क्या है उसको लोग मुतवल्लीस या मुतवल्ली कमेटी जो ज़िम्मेदारान है हर एक इंडिविजुअल वक्फ स्टेट के वक्फ जायदाद के, वो लोग उम्मीद पोर्टल में अपने अपने मैंने इसको कहते हैं रिकॉर्ड्स अपने अपने ज़मीन अपने जायदाद अपने वक्फ के का पूरा रिकॉर्डिंग को अपना अपलोड करेंगे। तो उसका आज आखिरी दिन है, 24 जून 2026 आखिरी दिन है। जो 6 महीने का वक्त दिया गया था वो वक्त आज ख़त्म हो रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ सबों को कि ये वक्त आज जो ख़त्म हो रहा है अपलोड करने का, इसके बाद क्या होगा, या जिन लोगों ने अपलोड नहीं किया है या किसी भी वजह से अपलोड करने में नाकाम रह गए हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये जानने की बहुत ज़रूरत है। मैं मुतवल्ली एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाया हूँ इसलिए कि मैं चाहता हूँ लोगों को मालूम हो जाए कि आज आखिरी दिन है, इसके बाद क्या होगा। बहुत सारे लोग मेरे पास इन लोग फ़ोन कर रहे हैं, आ रहे हैं ये पूछने के लिए कि इसके बाद क्या होगा, आज जो आखिरी दिन के बाद जो उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन और नहीं हो पाएगा। तो मुझे बताना ज़रूरी ये है सबों को कि 24 तारीख आज लास्ट डे। उम्मीद पोर्टल में जो लोग ऑलरेडी अपलोडेड किया, जिन लोगों ने कर लिया है, जो जिन लोग एनरोल्ड थे और जिन लोगों ने नहीं किया है, उनके लिए आगे क्या करना चाहिए। तो ज़रूरी ये है समझना कि उसी उम्मीद पोर्टल में एक और डोमेन है जिसमें न्यू वक्फ रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्मेट बना हुआ है कि जिन लोगों ने भी वक्फ बोर्ड में पहले कभी अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को, जिन लोगों ने वक्फ बनाया अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, एनरोल नहीं कराया, उनके लिए आज भी न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीद पोर्टल में वक्त है और अभी तक कोई इसका डेडलाइन नहीं है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन तो आप कर ही सकते हैं जब तक जो है उसका डेडलाइन नहीं ऐलान कर दिया जाए। तो मेरी गुजारिश है उन सबों को कि जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड में एनरोल नहीं कराया, अब सवाल ये है कि लोग पूछते हैं कि क्या ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि वक्फ एक्ट के तहत या वक्फ कानून के तहत जिन लोगों ने वक्फनामा बनाया, वक्फ डीड बनाया है अपनी ज़मीन को, वक्फ कौन कर सकता है? जो लोग अपनी चीज़, किसी और की चीज़ नहीं बल्कि अपनी चीज़ को अल्लाह के लिए, एक नेक काम के लिए वसीयत करके जाते हैं कि मेरी ये ज़मीन, मेरी ये जायदाद जो है ये रिलीजियस, पायस एंड चैरिटेबल जो मकसद है उसके लिए ये इस्तेमाल होती रहेगी ता क़यामत, यानी कि उसके मर जाने के बाद भी उसकी चीज़ से ये नेक काम होते रहेंगे। ये वसीयत यानी वक्फ डीड बना के जो लोग गए उनको, उनके लिए इनको ये बताना ज़रूरी है कि वो
वक्फ हो चुका वक्फ कानून के तहत, और वो कोई दूसरे कानून के तहत उसको ट्रस्ट एक्ट हो या सोसाइटी एक्ट हो उसको नहीं माना जाएगा। तो ये लाजमी हो जाता है उन पर कि वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड में और उम्मीद पोर्टल में अपने उस वक्फ को अपलोड कर लें। ये मैं कह रहा हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, जिन लोगों ने पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उनके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है, अभी भी वक्त खुला है। रह गई बात एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बताने की ज़रूरत है मुझे आप सबों को, कि इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुआ है, लोगों ने पूछा है, सवालात आज भी पूछते हैं कि बहुत सारे रिलीजियस एंड चैरिटेबल काम के लिए लोगों ने मदरसा, मस्जिद, इमामबाड़ा, खानका, ईदगाह बना के रखा है, लेकिन वो वक्फ एक्ट में रजिस्ट्रेशन किया उन लोगों ने और सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन किया है। तो पिछले जो वक्फ एक्ट 1995 वक्फ एक्ट था उसके तहत सेक्शन 40 था जो इस नए अमेंडमेंट में डिलीट कर दिया गया है। सॉरी, उस सेक्शन 40 के तहत अगर किसी ने भी रिलीजियस पायस चैरिटेबल काम के लिए अगर अपनी चीज़ को ट्रस्ट एक्ट और सोसाइटी एक्ट में अगर बना के रखा था तो वक्फ बोर्ड उसको अपने अंडर में ले सकता था, उसको सम्मन कर सकता था, उसको लाजिम था कि वक्फ एक्ट के तहत अपने अंडर कर ले। लेकिन एक अच्छी बात ये है उन लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि उस सेक्शन 40 को डिलीट ओमिट कर दिया गया है पूरी तरह। अब इसकी वजह क्या है ये तो वही लोग जानते हैं जिन लोगों ने उसको ओमिट किया है, डिलीट किया है। लेकिन उन लोगों दूसरा पॉइंट ये है कि हुकूमत चेंज होने के बाद पश्चिम बंगाल में जो हुकूमत में तब्दीली आई, पुरानी गवर्नमेंट चली गई, नई गवर्नमेंट आई, तो नई गवर्नमेंट आने के बाद क्या वक्फ बोर्ड डिसॉल्व हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट ने एक जनरल नोटिस यानी सर्कुलर जारी किया सब डिपार्टमेंट्स में। जो नई सरकार जब आई तो उन लोगों ने एक सर्कुलर जारी किया सारे डिपार्टमेंट को। उस सर्कुलर का डेट है 13/5/2026, जिसमें उन्होंने लिखा कि जितने भी नॉन स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं और बोर्ड्स हैं, चेयरमैन हैं, इन लोग फंक्शन नहीं करेंगे, वो वैलिड नहीं रहेगा और वो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमारा कहना है कि वक्फ बोर्ड जिसका फॉर्मेशन होता है स्टैट्यूट के तहत, वक्फ बोर्ड इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। पहली बात ये समझना है, उसके एक कानून के तहत सेंट्रल एक्ट के तहत वो कायम किया जाता है। तो वक्फ बोर्ड का अभी भी टेनर यानी उसका जो 5 ईयर साइकिल जो है 5 साल का, उसमें 1 साल अभी भी बाकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो सर्कुलर जो जारी किया नई सरकार आने के बाद वक्फ बोर्ड ने काम करना बंद कर दिया, चेयरमैन साहब ने आना छोड़ दिया, बाकी मेंबर लोग ने आना छोड़ दिया, वक्फ बोर्ड फंक्शन नहीं कर रहा है, एज इफ वो सर्कुलर उन पर भी लागू हो गया। जबकि मैं बताना चाहता हूँ कि सेक्शन 13, 14, 15 एंड 16 जो है वक्फ एक्ट का, इसमें वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका फॉर्मेशन, उसकी वैलिडिटी, उसका फंक्शन, इसके बारे में लिखा हुआ है। उसके तहत वक्फ बोर्ड कभी डिसॉल्व नहीं होगा जब तक 5 साल का वक्त पूरा नहीं हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि 4 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, नई सरकार आई और वक्फ बोर्ड ने फंक्शन करना छोड़ दिया। तो मेरा सवाल है ऐसा क्यों हुआ? इसके वजह से किसका नुकसान हो रहा है? आज जो वक्फ बोर्ड जो बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी जो गवर्नमेंट की नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स से कायम होती है, उसने क्यों बंद कर दिया फंक्शन करना?
जबकि वो सर्कुलर जो इशू हुआ नई सरकार आने के बाद, वो सर्कुलर इस पर लागू नहीं होता है। तो सब नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान मुतवल्लियों का हो रहा है। वहाँ आज हियरिंग नहीं हो रहा है, कोई मसला मामला वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है, कोई जितने हजारों एप्लीकेशंस पड़े हैं पेंडिंग, इसका नुकसान का भुगतान कौन करेगा? वक्फ बोर्ड में जितने मामलात मसले होते थे वक्फ प्रॉपर्टीज को लेके, वहाँ पहले हियरिंग होता था, वहाँ फैसला होता था, उसके बाद मैटर आगे अपर जुडिशल फोरम में जाता था, जैसे वक्फ ट्राइब्यूनल में और फिर हाई कोर्ट में। लेकिन वक्फ बोर्ड ही अगर फंक्शन नहीं करेगा तो फिर कैसे मसला हल होंगे? इतने हजारों मसले हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि जो भी सरकार जब भी आई उसने वक्फ के लिए कभी अच्छा नहीं सोचा। वजह यह है कि जितने भी चेयरमैन पहले आए, मुझे अच्छी तरह याद है इस बात को कि पिछले जो चेयरमैन थे अब्दुल गनी साहब, जस्टिस अब्दुल गनी साहब, उन्होंने हमसे कई बार ये बात कही, फ़ोन करके भी कही, ऐसे भी कही कि वक्फ बोर्ड को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए कम से कम 100 स्टाफ चाहिए। जो कलकत्ता में हेड ऑफिस है पूरे पश्चिम बंगाल का, वहाँ पर सिर्फ 25 स्टाफ भी प्रॉपर नहीं है। तो सारे जो मामलात हैं, जितने वक्फ प्रॉपर्टीज पूरे पश्चिम बंगाल में एक स्टेट में, उसको संभालने के लिए, उस प्रॉपर्टीज को सही तरीके से उसका मैनेजमेंट देखने के लिए 100 स्टाफ चाहिए। वो लिख कर परेशान हो गए नवन्नों में स्टेट गवर्नमेंट को, उस वक्त की जो चीफ मिनिस्टर थी, लेकिन उन लोगों ने एक कान में उसका एक ये भी नहीं दिया। हाँ, उन्होंने कोई अटेंशन नहीं दिया उनकी बातों का। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से कैसे फंक्शन करेगा वक्फ बोर्ड। हम लोग बात करते हैं मिसमैनेजमेंट की, तो मिसमैनेजमेंट तो होना ही होना है। आज जो करप्शन है, मिसमैनेजमेंट किस वजह से? बहुत सारी वजह है, जिसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आज स्टाफ का स्ट्रेंथ वक्फ बोर्ड में 100 से ज़्यादा चाहिए, आज वहाँ 25 भी स्टाफ नहीं है जो सारा काम देखेंगे, सारा मामला को देखेंगे। तो इसके लिए किसका नुकसान हो रहा है? इसका नुकसान वक्फ जायदाद को हो रहा है, मुतवल्लियों को हो रहा है। तो जो भी सरकार आती है, उन लोग कभी भी वक्फ प्रॉपर्टीज या वक्फ प्रॉपर्टीज के खुशहाली या मैनेजमेंट को लेके कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। तो मैं मौजूदा सरकार से भी मेरी अपील है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जो भी नया अमेंडमेंट हुआ है या वक्फ का कानून है, उसके मुताबिक वक्फ के साथ इंसाफ हो। इंसाफ क्यों हो? कि वक्फ अगर सही तरीके से बचा रहेगा, उसका सही डेवलपमेंट होगा, उसका यूटिलाइजेशन सही होगा, तो वक्फ प्रॉपर्टी से भी स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। हर वक्फ प्रॉपर्टी टैक्सेस देता है, अपने इनकम से इनकम टैक्सेस देता है, उसके बाद वक्फ कंट्रीब्यूशन देता है 7%, 5% जो कंट्रीब्यूशन सालाना जो ग्रॉस इनकम से वक्फ बोर्ड लेता है हर मुतवल्ली से, हर वक्फ स्टेट से। तो उस पैसे से इसका मैनेजमेंट चलता है, इसका सारा निज़ाम चलता है, कोई अपने पास से नहीं करता है। तो बताना ज़रूरी ये है कि वक्फ जो है वो खुद अपने पैसे से, अपना कमाई से, अपने इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एंड वक्फ कंट्रीब्यूशन देता है बोल के वक्फ का मामला चलता है, वक्फ का देखभाल जो होता है, वक्फ बोर्ड चलता है। सवाल करते हैं सवाल है सर कि अब तक कितने प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं बंगाल में? दूसरी बात है कि न्यू लीज मॉडल क्या है? वक्त न्यू लीज मॉडल क्या है? न्यू लीज मॉड्यूल, हाँ, न्यू लीज मॉड्यूल के तहत अभी जो 95 में जो वक्फ एक्ट आया था, देखिए लीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वक्फ प्रॉपर्टी। इसका सवाल उठता है इसलिए कि वक्फ प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ये है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। द प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाता है इनटू द ओनरशिप ऑफ ऑलमाइटी गॉड, यानी अल्लाह मालिक बन जाता है। तो जब अल्लाह मालिक बन जाता है तो अल्लाह के मालिकाना को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, उसको बेचा नहीं जा सकता है। सिर्फ लीज तक का उसको इजाजत है कि इतने साल का लीज, कितने साल का? 30 इयर्स लीज
1995 एक्ट के बाद का ये इजाज़त हुआ, जो अमेंडमेंट हुआ था 2013 और 14 में, कि 30 साल का लीज दिया जा सकता है। तो ज़्यादातर वक्त प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट में प्रॉब्लम इसीलिए है कि लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते कि भाई 30 साल का लीज लेकर हम क्या करेंगे। उतना पैसा अगर हम किसी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर लगाएंगे तो हमको पूरा रिटर्न मिलेगा, लेकिन वक्त प्रॉपर्टी में अगर लगाएंगे उसके डेवलपमेंट के लिए तो हमको सिर्फ 30 साल का लीज मिलता है, जो 30 साल के बाद फिर आपको खाली कर देना, छोड़ देना है। तो मेरा ये कहना है कि भाई अगर गवर्नमेंट चाहे तो हर वक्त प्रॉपर्टी डेवलप हो सकती है, उसमें इनकम पैदा हो सकता है, उसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा बेचने का या लॉन्ग लीज देने का, क्योंकि जब वो डेवलप हो जाएगी, बैंकों को गवर्नमेंट अगर कह दे कि भाई तुम्हें फाइनेंस करना है, जो आज बैंक नहीं करती है, बोलती वक्त प्रॉपर्टी पर हम लोग फाइनेंस नहीं करेंगे क्योंकि उसका टाइटल नहीं है, मालिकाना नहीं मिलता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि बहुत बड़ा हर्डल है, ये रुकावट है वक्त प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट पर। तो ये सरकार अगर चाहे और सरकार अगर एक नोटिफिकेशन कर दे कि नहीं, कोई भी वक्त प्रॉपर्टी बनाना चाहे, डेवलप करना चाहे इनकम अपने बढ़ाने के लिए, क्यों इनकम बढ़ाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जिस मकसद से वक्त बना कि भाई रिलीजियस चैरिटेबल मकसद जो है, यानी बेवा, यतीम, मिस्कीन को सपोर्ट करने के लिए, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए अपने कम्युनिटी में। जबकि देखा जाए तो वक्त प्रॉपर्टी में मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सभी बसते हैं, सभी रहते हैं एज टेनेंट, बहुत कम रेंट देकर रहते हैं, तो फायदा तो सभी उठाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान फायदा उठाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट, सरकार चाहे, ये सरकार के पूरे हाथ पर है, लेकिन ये सरकार चाहती नहीं, और चाहे तो हर बैंक को बोल दे कि तुम्हें फाइनेंस करना है, तुम्हें जो भी वक्त प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट हो, तो वो फाइनेंस करने के बाद, वक्त प्रॉपर्टी डेवलप होने के बाद जो इनकम आएगा, वो इनकम से वक्त प्रॉपर्टी उसका लोन वापस कर सकती है, उस इनकम से, रेंटल इनकम से। उसको बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लॉन्ग लीज की देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब फाइनेंस होगा बैंक से और वक्त प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी, तो उस डेवलप्ड प्रॉपर्टी से इतना इनकम आएगा, रेंटल इनकम, कि वो वक्फ स्टेट हो या मुतवल्ली, वो इनकम से, रेंटल इनकम से उसका बैंक का जो है किश्त भर सकता है, बैंक का लोन को वापस कर सकता है। लेकिन सरकार चाहती नहीं। इस बात को मैं चाहता हूं कि ये बात सबों तक पहुंचे और सरकार तक पहुंचे कि बहुत आसान है अगर वो भलाई चाहती है वक्त प्रॉपर्टी का। आज वक्त प्रॉपर्टी डेवलप होती है तो फायदा सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं है, सारी कम्युनिटी का। जो लोग भी उसमें रहेंगे, लेंगे, रेंट पर हो, लीज पर हो, वो हर कौम के, हर मजहब के लोग लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। আপনারা যে প্রেস কনফারেন্স করলেন, তো একটা পয়েন্ট হলো আপনারা বলেছেন যে যে ওয়াকফে যে লোক অফিস বেরিয়ার আছে, যে অথরিটি আছে, ওরা কাজ করছে না, ঠিক আছে। আর তো এই জন্যে আপনারা কি করবেন, কি স্ট্র্যাটেজি আপনার হবে? বলিয়েগা कि আমরা তো চাই, আমরা স্টেট গভর্নমেন্টকে লিখতে চাই, আমরা যারা জড়িত আছে ওয়াকফ বোর্ড থেকে তাদেরকে আমরা সতর্ক করেছি বহুবার। আর আমরা চাই ওরা ফার্দার কি করবে সেটা নিয়ে আরও আলোচনার ব্যাপার আছে, আরও অতি চিন্তার ব্যাপার আছে, করে সরকারকে আমরা আবেদন জানাবো যেটাকে সঠিকভাবে, ঠিকভাবে কীভাবে কাজ করতে পারি আমরা। ব্যাস। আচ্ছা, আপনারা কিছু মেমোরেন্ডাম দেবেন, রিটেন মেমোরেন্ডাম ওদেরকে? নিশ্চয়ই, আমরা তো মেমোরেন্ডাম দেবার জন্য বসে আছি, আমরা সব রেডি করে বসে আছি। মেমোরেন্ডাম গুলো নট অনলি টু দ্য মিনরিটিস ডিপার্টমেন্ট, মাদ্রাসা বোর্ড, এবং যে মিনিস্টার হতে যাচ্ছে বা হয়েছেন, সে ওনাকে আমরা জানাতে চাইছি কি কোথায় কোথায় দরকার আছে স্টেট গভর্নমেন্টকে স্টেপস নেবার জন্য। কেন ওয়াকফের যদি ভালো হয়, ওয়াকফ একটা পোর্শন, একটা মানে অংশ, এই দেশের অংশ, তো যদি একটা অংশ ডেভেলপ হবে, উন্নতি করবে, তো পুরো দেশ লাভ করবে। সবই লাভবান হবে। আর কি
इरफान साहब, मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि सेक्शन 40 वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 को डिलीट कर दिया है। इसके जरिए जो मुश्किलें आ रही हैं, जो परेशानियाँ आ रही हैं, इसके हल के लिए मुतवल्ली एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या स्टेप ले रही है? सबसे बड़ा स्टेप जो है, जो मुतवल्ली एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। हर स्टेट में एक मुतवल्ली ज़रूरी है। बिना मुतवल्ली के, बिना ट्रस्टी के, इसको ट्रस्टी बोला जाता है, तिब्बत प्रॉपर्टी में जो सबायत होता है, जो देखभाल करने वाला, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे हालात हैं, कानून ऐसे बने हुए हैं कि आज मुतवल्ली कुछ कर नहीं पाता है। वो मजबूर हो गया है, ना वो डेवलप कर पाता है, ना अपने स्टेट की इनकम को बढ़ा पाता है। तो मजबूरी में क्या होता है कि बहुत सारे मुतवल्ली बेईमानी पर मजबूर हो जाते करने पर, जैसे तैसे दाम में वक्त की जायदाद को किसी को दे देते हैं, उससे कुछ पैसा हासिल कर लेते हैं सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल बिकम्स अ क्वेश्चन फॉर एवरी मुतवल्ली एंड द वक्फ स्टेट। तो मेरा कहना है कि आज मुतवल्ली मजबूरन ऐसा करने पर मजबूर क्यों हो रहा है कि आपने हालात बना के ऐसे रखे हैं, आपने कानून ऐसा बना के रखे हैं। क्यों नहीं वक्फ प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट के लिए सरकार बैंकों को कहती है कि तुम सैंक्शन दो, लोन सैंक्शन दो, कि उस लोन से वो वक्फ प्रॉपर्टी बना सके और उसके इनकम से वापस लोन भर सके, और हमेशा के लिए जिस मकसद से वक्फ बनाया जिसने, उसका मकसद हमेशा के लिए पूरा होता रहे। जो रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंड पायस जो पर्पस है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। मुतवल्ली अपना पेट नहीं भर पा रहा है, वो दूसरे का पेट कैसे भरेगा? मुतवल्ली के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि बेईमान है, तो मजबूरन बहुत से लोग बेईमानी करने पर उतर जाते हैं। तो ऐसे हालात क्यों पैदा होंगे? आपको सहूलत पैदा कीजिए। सहूलत पैदा करने के बहुत सारे रास्ते हैं, क्यों नहीं सहूलत पैदा की जाती है? मेरा ये सवाल है। आखिर क्या उनको रोक कर रखा है? बहुत मामूली चीज है। जितने बैंक, अगर एक सर्कुलर दे दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से सब बैंकों को कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी बनाने के लिए तुम्हारे पास प्रोजेक्ट जमा करे तो उस पर तुम लोन सैंक्शन करो, और वो बनने के बाद वो इसके इनकम से वो पूरा लोन वापस कर सकता है। सर, मुतवल्लियों में अवेयरनेस की बहुत कमी देखी जाती है, इसको कैसे दूर किया जाए? इसके लिए क्या लाहे अमल होना चाहिए? जब पेट में दाना नहीं होता है उस वक्त इंसान किताब खोल के भी नहीं पढ़ने की उसको ख्वाहिश होती है। जब पेट भरा रहेगा तो उस वक्त इंसान सब कुछ करना चाहता है। तो अभी वही मामला है कि मुतवल्ली लोग तो हैंड टू माउथ है, हैंड टू माउथ। वो बेचारा अपना 3 वक्त का रोटी का इंतजाम करे कि वो कानून को खोल खोल के पढ़ता रहे दिन भर कि क्या है कानून, कैसे चलना, कैसे करना है। भाई, तो उसके हालात को बदलने के जिम्मेदार कौन है? जिस सरकार के अंडर वो है, वो जायदाद है, वो मुतवल्ली है, वो सरकार है। क्यों सरकार है? क्योंकि हर स्टेट, हमारे मुल्क में, हमारे स्टेट में वो अपनी उस जायदाद का टैक्सेस भरती है। अगर ज़्यादा इनकम है तो इनकम टैक्स देना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स तो लाजिम है, प्रॉपर्टी टैक्स देना ही पड़ता है, प्लस वो वक्फ बोर्ड में कंट्रीब्यूशन देती है। तो अभी सवाल इस बात का है कि आपने क्या सहूलत दिया है? आपने ऐसा तंगी बना कर दिया है कि वो जायदाद, वो प्रॉपर्टी जैसे कि तैसी 50 साल से पड़ी है। आज 50 साल पहले मेरे अपनी फैमिली में कितने ऐसे वक्फ प्रॉपर्टी अभी भी पड़ा है जो हमारे अपने सोर्स से, अपने पैसे से उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। वहाँ पर आज भी जो 50 साल पहले जो इनकम था, यानी 2,000-2,500 रुपये टोटल प्रॉपर्टी से इनकम आता था, आज बढ़ के वो 4,000-4,500 रुपये आ रहा है। सिर्फ पुराने टेनेंट बढ़ाना भी नहीं चाहते, खाली भी नहीं करना चाहते। तो ये कानून जो गवर्नमेंट ने बनाई है उसके वजह से है। अगर उस कानून में चेंजेस लाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। नहीं, ऐसा देखा जाता है जब मुश्किलें सामने आती है तो हम लोग बहुत मुतहर्रिक हो जाते हैं। जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल का मामला था, वोटिंग कराया गया, मुल्क की सतह पर बहुत सारे मामला हुए। तो क्यों नहीं लोग, आपने जैसे कहा कि पेट में दाना होगा तो काम होगा। कभी कभी ऐसा भी वक्त है बगैर खाए पिए भी काम किया जा सकता है। जब मिल्लत की बात हो, कौम को बचाने की बात हो, तो आखिर इतनी तसाइली कैसे हुई कि डेडलाइन भी चला गया, फिर से नया सिरे से आपको ये करना पड़ा? आपको मालूम होना चाहिए, जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी रिकमेंडेशन, उन्होंने पूरी किताब इस पर लिखी कि आज मुसलमानों की हालत
ऐसी खास्ता क्यों है, जबकि ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, झूठा प्रोपेगेंडा। इसमें गवर्नमेंट के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कि वक्फ की जायदाद सबसे ज़्यादा है, डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे वक्फ। बिल्कुल झूठ। मैं बता दूं, मैंने साबित किया है कि जब मेरी बात हुई इनसे जफ़र महमूद साहब से, जो ही वॉज वन ऑफ द टीम मेंबर्स ऑफ द जस्टिस राजेंद्र स्ट्रक्चर कमेटी का जो रिपोर्ट बना था, रिसर्च हुआ था कि मुसलमानों की हालत इतनी ख़राब क्यों है मुल्क में, तो उसमें लिखा गया था कि इनके पास जितने भी वक्फ जायदाद हैं वो आज किसी काम के नहीं इसलिए है कि उसमें इनकम नहीं है, उसकी हालत बहुत खास्ता है। और वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं, पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि टोटल 6,90,000 एकड़ का रिकॉर्ड जितने सारे स्टेट्स इंडिया में हैं, सबसे जब डेटा लिया गया, हर वक्फ बोर्ड यानी 28 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज, सबसे जब कलेक्शन किया गया तो पता चला 6,90,000 मोर और लेस एकर्स, 6,90,000 एकर्स ऑफ वक्फ लैंड इंडिया में है, जिसमें आधा से ज़्यादा कब्जे में है। जबकि मिनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट में भी ये रिकॉर्ड है कि कितने हज़ारों प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एजेंसीज के अंडर में है, जो गवर्नमेंट खुद इसका एक पैसा इनकम नहीं दे रही हो वक्फ स्टेट्स को। ये सारे रिकॉर्ड मौजूद है गवर्नमेंट के पास, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। हम लोग तो अप्रोच कर सकते हैं गवर्नमेंट को बार बार, भाई आखिर मिनॉरिटीज अफेयर्स डिपार्टमेंट किस लिए है? मिनॉरिटीज के मामला को देखने के लिए। तो वो क्या नहीं समझ रहे हैं? उनके पास सारा रिकॉर्ड नहीं है, उनके पास सारे ये इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता है, काम कोई नहीं करना चाहता है। तो मेरा कहना है कि सारे अवाम को जागने की ज़रूरत है, मुतवल्लियों को भी जागने की ज़रूरत है, और ये गवर्नमेंट के साथ बैठ के उनको बताना है कि भाई संकट, प्रॉब्लम कहाँ है, उस प्रॉब्लम को दूर करना क्यों ज़रूरी है। अगर वो प्रॉब्लम दूर होता है तो सारे देश का भला होता है। और कैसे भला होता है तो मैंने आपको बताया। आज रेवेन्यू जनरेशन जो है, आज वक्फ प्रॉपर्टी बनेगी, डेवलप होगी तो रेवेन्यू जनरेशन होगा, और उस रेवेन्यू जनरेशन से फायदा कौन उठाएगा? खुद गवर्नमेंट उठाएगी पहले। तो बात यह है कि इसको बहुत ज़रूरी है ध्यान देने का। इसलिए मैंने आज जो 24 तारीख जो उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है, मैं चाहता हूं कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को आपके सामने रखना। जी जी, कि मेरी बात दूर दूर तक पहुंचे, कि लोग जाने कि असल मसला कहाँ है और उसके लिए हल क्या है। मतलब ये है कि सिर्फ बातें होती हैं, कानून बनते हैं, काम कुछ नहीं होता है जो असल होना चाहिए। जैसे हमने बताया, वक्फ बोर्ड आपने कायम तो कर दिया, अब लोग सवाल करते हैं वक्फ बोर्ड क्या ज़रूरी है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बाकी लोगों का बोर्ड तो है ही नहीं, बाकी जो कौमों का तो बोर्ड है ही नहीं। तो वक्फ बोर्ड इसलिए कायम हुआ कि सही तरीके से जितनी वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट हो, लेकिन मैनेजमेंट नहीं बल्कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो वो लहू लबाब आज के ये कॉन्फ्रेंस पे ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी सचमुच बहुत कीमती है। उसको अगर एक्सप्लॉयटेशन सही हो, उसका डेवलपमेंट सही हो, तो वो मुल्क के और मुल्क के लोगों के काम आ सकती है। उसके इनकम से बहुत लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस मकसद से बनाया, जिसने अपनी चीज़ को वक्फ बनाया, उसके मकसद, उसका वसीयत, उसका जो विल था वो पूरा हो सकता है। उसका विल ये था कि मेरे जाने के बाद मेरी चीज़ से सारे लोग फ़ायदा उठाते रहे, लेकिन फ़ायदा उठा नहीं पा रहा कोई। क्यों? कि उसका सही डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं, कानून बनाने से तो नहीं होगा। हालात अगर आप नहीं सुधारेंगे, उसके लिए सहूलत पैदा नहीं करेंगे, तो कानून अपनी जगह रखा रह जाएगा किताबों में और प्रॉपर्टी उसी तरह पड़ी रह जाएगी हमेशा के लिए। ये कहना मतलब। अभी आप बता रहे थे कि आप लोगों ने बहुत दरखास्त जमा किया नाबंदों में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मौजूदा हुकूमत से आप लोग क्या चाहते हैं? ये बात कहा कि मौजूदा हुकूमत से मैं ये चाहता हूँ कि भाई नई सरकार आई है, सबका साथ सबका विकास चाहती है, तो ये नई सरकार को चाहिए कि कहाँ मसले कहाँ हैं, वो बैठे, हम लोग उनके साथ बैठने को तैयार, बैठ के उनको बताएंगे कि ऐसे ऐसे मामला हालात हैं, इसको अगर थोड़ा सुधार किया जाए। बहुत
बहुत छोटा छोटा मामला है जिसको अगर सुधार दिया जाए तो बहुत कुछ काम आ सकता है। एक पत्थर, वो पत्थर को तराश के वो पत्थर बहुत कीमती बन सकता है, वो हीरा बन सकता है। आज वक्त एक पत्थर की तरह, बेकार पत्थर की तरह पड़ा है, उसको तराशने की जरूरत है। तो तराशने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये हम लोग तैयार हैं सरकार के साथ बैठक करने के लिए। सरकार बैठे, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे फायदा पूरा देश उठा सकता है। सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि पूरा देश, पूरा कौम, हर कोई उठा सकता फायदा अगर वक्फ प्रॉपर्टी या उसी की तरह बाकी जितने और भी ट्रस्ट प्रॉपर्टीज हैं देश में, एंडोमेंट्स हैं, हर मजहब में, हर कौम में, सबों का भला हो सकता है अगर उसको मैंने डेवलपमेंट के लिए, उसकी अच्छाई के लिए सही सहूलत, सही कानून बन जाए। तो सर इन फ्यूचर आप सीएम से मुलाकात करना चाहते हैं इस मामले को लेकर, वेस्ट बंगाल और गवर्नमेंट? पहला तो हमारा कहना है कि मैं सीएम साहब ने या स्टेट गवर्नमेंट ने जो मिनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट है जिसमें जिम्मेदारी दिया गया है, जिनके अंडर में वक्फ है, पहले उनके साथ बैठना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ। उसके बाद उससे फिर फर्दर जो सारी जो डिस्कशन होगी वो सीएम तक पहुँचेगी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कि उन लोगों को और वक्फ एक्ट के तहत वक्फ में उसको रिकॉर्ड नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। वो लोग उस एक्टिविटी, अपने उस रिलीजियस पायस चैरिटेबल काम को ट्रस्ट एक्ट के तहत और सोसाइटी एक्ट के तहत उसको अभी भी कायम रख सकते हैं। इट इज वैलिड, कानूनन वो वैलिड है, जायज़ है, उनको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों कि न्यू एक्ट में सेक्शन 40 डिलीट कर दिया गया है। उनकी आवाज, उनकी बात पहुंचनी चाहिए सरकार तक और मिनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट तक। ये आखिर कौन देखेगा, कौन समझेगा, इसका क्या हल होगा, कब तक ऐसा चलता रहेगा? हमारे जिस्म का, पूरा मुल्क, देश हमारा जिस्म है, जिस्म का एक हिस्सा अगर खराब होता है या उसमें कोई तकलीफ होती है तो उसका पूरे जिस्म पर असर पड़ता है। तो हमें चाहिए कि हमारे मुल्क में जितने भी ऐसे जो जिसको कहते हैं एनजीओज भी कह सकते हैं आप, वक्फ इज अ टाइप ऑफ एनजीओ जो रिलीजियस पायस चैरिटेबल काम के लिए बनाया गया है, तो उसके हालात दुरुस्त होंगे तब न उससे फायदा उठाएंगे, लोग फायदा उठाएंगे। तो फायदा उठाने के लिए रास्ता तो बनाना पड़ेगा। कानून जो है मौजूदा, उसके साथ जो है ये सब रास्ता सहूलत पैदा करनी पड़ेगी। क्या प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ, सवाल करता हूँ गवर्नमेंट से कि अगर गवर्नमेंट सब बैंकों को कह दे कि तुम वक्फ प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट के लिए लोन सैंक्शन करो, तो बहुत आसानी हो जाए सबके लिए। हर प्रॉपर्टी छोटे छोटे गांव से लेके शहर से लेके हर जगह वो डेवलप हो, उसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, बहुत कुछ बनेंगे और उससे जो इनकम आएगा उससे पूरे आवाम, पूरा कौम, पूरा देश फायदा उठाएगा।